गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए इंटर जीएसटी, चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 11 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, और या जब बनाया गया तो सोच क्या थी, परसेप्शन क्या थी, इसको समझ लो पहले। परसेप्शन समझ जाओगे तो रूल्स बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने लग जाएंगे। यूँ समझो कि किसी के भी गोडाउन शॉप पे कोई भी जीएसटी का अधिकारी आए, कोई भी ऑफिसर आए और वो रैंडमली किसी भी चीज़ को उठा के बोले कि इसका बिल क्या है, तो आपके पास उसका बिल होना चाहिए ताकि वो ये असेस कर सके कि आप जो अपना रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, आप जो टैक्स पे कर रहे हो, वो प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं इनके शोरूम में आया और मैंने ये चीज़ उठा के पूछी कि इसका बिल कहाँ है, और वो ढूंढ रहे हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सर मिल नहीं रहा। आप मेरे को 1-2 दिन दो, मैं सारी चीज़ें ढूंढ के आपको बिल ला के देता हूँ। तो 1-2 दिन में तो हो सकता है आप बिल ले आओ कहीं से, ठीक है। तो भाई रूल क्या कहता है, उन्होंने रूल बना दिया। फिर मान लो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अराइज हो गई कि सर बिल तो यहाँ नहीं है, बिल तो वहाँ मेरे घर पे है, बिल तो मेरे शोरूम में है, बिल तो मेरे गोडाउन में है, यहाँ है वहाँ है, XYZ कोई भी बहाना बना दिया और बोला बस 1 दिन का टाइम दो, या चलो आधा घंटा ही दो, बस मैं जाके लेके आता हूँ। तो हो सकता है आप बिना बिल का हो, लेकिन जब आप आ गए तो आप आधे घंटे गए, जहाँ से लिया था वहाँ से बिल बनवा के ले आए, बैकडेटेड या XYZ कुछ भी करा आपने, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपके पास ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल या हम यूँ कहें रिकॉर्ड्स या चीज़ें अकाउंट फॉर होनी चाहिए। इस पर्पज से ये रूल्स बनाए गए। तो हम इधर क्या पढ़ेंगे, 2-3 एस्पेक्ट पढ़ेंगे। पहला कि किसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने जरूरी है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है सर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के पास ही अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन होने जरूरी है क्या? नहीं सर, इस रजिस्टर्ड पर्सन का गुड्स अगर किसी और के पास भी पड़ा है ना, तो उसके यहाँ भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन होने जरूरी है। सर ये कैसे पॉसिबल है कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मैं अगर व्यापारी को रजिस्टर्ड है तो मेरे गुड्स सर, मेरे गुड्स किसी और के पास कैसे पड़े हो सकते हैं? सर मेरा एजेंट है, सर मेरा ट्रांसपोर्टर है, सर ये वेयर हाउस फैसिलिटी वाला है तो मैंने वहां पे रख रखे हैं। तो उन सब के पास भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पूरी क्या होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए। तो पहला किसके पास होने चाहिए। दूसरा सर कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए, तो सिंपल परसेप्शन, सर वो सारे अकाउंट्स होने चाहिए जिससे हम गुड्स का पता लगा सकें कि आपने कब किससे गुड्स खरीदा, कब किसको गुड्स बेचा, उसके ऊपर कितना इनपुट था, इसके ऊपर कितना आउटपुट था, इनपुट आउटपुट एडजस्ट करने के बाद कितना होगा। ठीक है, कौन कौन रिकॉर्ड्स मेंटेन रखेगा, कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन रखेगा। तो मैं अभी कोई रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं रूल पढ़ाने के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ कि लॉ मेकर का परसेप्शन आपके पास रेडी हो जाए। कौन कौन सर, जिसके पास भी रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स होंगे वो रिकॉर्ड्स मेंटेन रखेगा। कौन कौन से रिकॉर्ड्स कि सर उसकी पूरी टैक्स लायबिलिटी एडी से लेके चोटी तक कैलकुलेट हो सके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सा, ठीक है। सर कब तक मेंटेन करके रखेगा, कितने साल तक मेंटेन करके रखेगा, तो 6 साल। कितने साल? 6 साल। 6 साल तक, मतलब इस साल के सारे रिकॉर्ड्स अगले 6 साल तक मेंटेन करके रखने। बस वो तक तो कर नहीं सकते हैं, इतनी जगह नहीं होती। 6 साल बाद आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, 6 साल तक वो एक्शन ले सकते हैं, तो कभी भी रिकॉर्ड्स की मांग कर सकते हैं। एक छोटा सा एस्पेक्ट, सर रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने, मैन्युअली के इलेक्ट्रॉनिकली, दोनों अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिकली की कुछ शर्तें हैं, मैन्युअली की भी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं कि ये बेसिक अकाउंटिंग की शर्तें हैं कि स्ट्राइकिंग एंड ओवरराइटिंग अलाउड नहीं है, स्ट्राइकिंग एंड ओवरराइटिंग अलाउड नहीं है। तभी तो एक चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नहीं तो हम 1 0 बढ़ाना हो तो बढ़ा देते, काटना हो तो काट देते ना, हमने तो एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ती है। तो स्ट्राइकिंग एंड ओवरराइटिंग अलाउड नहीं है। फिर अगर आप मैन्युअली कर रहे हो तो दिख ही जाएगा स्ट्राइकिंग ओवरराइटिंग। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हो तो एडिट करना अलाउड नहीं है। और क्योंकि अब पता कैसे पड़ेगा सर, इलेक्ट्रॉनिकली में पता नहीं पड़ता, तो रूल ये कहता है कि आपके पास एक लॉग मेंटेन होना चाहिए कि किस दिन किसने क्या एंट्री पास करी।
उसका एक लॉग होना चाहिए, मतलब लॉग मतलब डिटेल्स होनी चाहिए, टाइम लॉग जिसको अपन बोलते हैं वो होना चाहिए। क्लियर है? अब डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ बोलना सेक्शन डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद जो रूल्स है ना वो सारी चीजें बहुत जमा के इन्होंने लेटर से कैपिटलेट में दे रखी है, और ये चैप्टर भी बहुत लल्लू टाइप का है, इसमें चीजें जो याद रखनी हो लेटर से कैपिटलेट में सारी है, वहीं से पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 35 के रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहला बार सर किसको मेंटेन करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना पड़ेगा। सर क्या मेंटेन करना पड़ेगा, कहाँ मेंटेन करना पड़ेगा? तो पहला उसने कहा कि भाई उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो मात्र एक ऑफिस है सर, उसके गोडाउन पर बड़े बड़े हैं, तो ये कहते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में तो 100% अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए। कौन सा माल कहाँ पे किससे खरीदा, कहाँ पड़ा हुआ है, वहां से कहाँ गया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में तो सारे रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। फिर सर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में भी होना चाहिए। अब वो आगे पढ़ेंगे सही। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या होगा? पर्टिकुलर उस प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स। एग्जाम्पल, आप जितने बड़े व्यापारी से बात करोगे उसके उतने ही सारे क्या होंगे? गोडाउन होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक व्यापारी के 7 अलग अलग गोडाउन है, तो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में तो क्या होगा? 7 की डिटेल्स। ठीक है, और वो इंडिविजुअल गोडाउन में क्या होगा कि उस गोडाउन में कब कहां से माल आया, अभी कौन कौन सा पड़ा हुआ है, और फिर कहां से वहां इस गोडाउन से कितना माल कहां पे गया, इनवर्ड आउटवर्ड और बैलेंस वाली सारी डिटेल्स वहां पे स्टॉक वाइज होनी चाहिए। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जो क्या है सर्टिफिकेट में उसकी मेंशन है। क्या क्या होना चाहिए? पहला, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, कितना गुड्स उसने कौन कौन सी डेट पे कब कब मैन्युफैक्चर किया। सेकंड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वो जो उसने मैन्युफैक्चर किया वो भी, जो खरीद के लाया वो भी, जो उसने सेल किया वो भी, धीरे 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 सर सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। एक नंबर का भी जीएसटी ऊपर नीचे हो रहा है तो पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। अगला, स्टॉक ऑफ गुड्स, आया वो भी, गया वो भी, जो है वो भी। ठीक है, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, जो आईटीसी हमने अवेल किया, आउटपुट टैक्स पेएबल और पेड, जो पेएबल है और जो पे कर दिया वो भी, सच अदर पर्टिकुलर एज में बी प्रिस्क्राइब। इनका पेट नहीं भरा, सब कुछ तो ऊपर लिख दिया इन्होंने, उसके बाद भी कह रहे हैं एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये एज में बी प्रिस्क्राइब के रूल्स भी हमें पढ़ने हैं, नीचे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, मतलब ये बात कर रहा है एपीओबी, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, द अकाउंट्स रिलेटिंग to each place of business shall be kept at such place of business। ये जो मैंने समझाया, उसके साथ गोडाउन, तो रजिस्टर्ड प्लेस में तो सब कुछ, और गोडाउन में हर गोडाउन में आया गया वो सब कुछ। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर द रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप एंड मेंटेन सच अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, अब ये एज में बी प्रिस्क्राइब भी रूल समझाएगा हमको। सर एज में बी प्रिस्क्राइब क्या होना चाहिए? सिर्फ अकाउंट मेंटेन होने चाहिए ऐसा नहीं, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। मतलब हम आए और आप लोगों के साथ सारे इलेक्ट्रॉनिकली थे, आपके आने से पहले कंप्यूटर फूक गया मेरा, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं, तो जीएसटी वाले कुछ नहीं, हाँ यार ये तो बहुत इनोसेंट है। सर अखबार में ही आया था, ट्रांसफॉर्मर उड़ गया था यहाँ पे, तो सारे अप्लायंसेस उड़ गए, हम तो खुद परेशान हैं। तुम्हारे पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। ठीक है, एवरी ओनर ऑपरेटर ऑफ अ वेयरहाउस और गोडाउन, बोला ना जिसके पास होगा, तो वेयरहाउस और गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स और एवरी ट्रांसपोर्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट। मतलब हमारा ये जो वेयरहाउस वाला बंदा है और ये जो ट्रांसपोर्टर है ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास से कोई रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स आ रहे जा रहे हैं तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए। मैं ये कह रहा है मेरा तो जीएसटी से कोई नाता नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरा माल तेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है ना, तो अब तेरे पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए, नहीं, अब तेरे गोडाउन में जितना भी माल आता है उन सब की डिटेल्स होनी चाहिए, कहाँ से आया, किसका था,
कहाँ गया, किसको गया, और अभी एट प्रेजेंट किस बंदे का कितना माल तेरे पास कहाँ पे रखा हुआ है। Irrespective whether it is registered or not, shall maintain records of consignor, consignee, other relevant details of goods in such manner as may be prescribed। तो ये भी रूल्स हैं हमारे सिलेबस में है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इन वेयर हाउस कीपर को और इन ट्रांसपोर्टर को क्या क्या रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। Then the commissioner may notify, तो ये बात भाई साहब के पास का आ गई, पावर आ गई। क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन maintain additional accounts or documents for such purpose as may be specified therein। मतलब अगर कमिश्नर चाहे तो यूँ कहे ना कि मेरे को आके कह दे कि सर आपके गुड्स का तो काम बहुत कम है, मेरे लिए गुड्स का काम मतलब कितना काम, वो स्टेशनरी का जो छोटा सा स्टॉक में रखता हूँ वो, और जो मेरे नोट्स का छोटा सा स्टॉक में रखता हूँ वो, आपके यूनिफॉर्म स्टेशनरी का जो मैं स्टॉक रखता हूँ बस वो, उससे ज़्यादा कुछ है क्या? नहीं, मतलब हमारा स्टॉक तो वो पीछे छोटे से ऑफिस के स्टोर रूम में ही आ जाता है। तो उन्हें और क्या रखना है, आपको डिटेल्स मेंशन करके रखनी है कि आपके कौन से बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं और उनकी फीस क्या क्या है, कितनी कितनी है, ये कमिश्नर स्पेसिफाई कर सकता है ताकि वो मेरी लायबिलिटी क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके। ठीक है। देन वेयर कमिश्नर कंसिडर, अभी यहाँ तो उसने क्या बोला कि सर एडिशनल अकाउंट, पावर है भाई साहब के पास, जो चाहे वो करे, जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे छोड़ दे। ठीक है। Where commissioner considered that any class of taxable person is not in position to keep and maintain accounts in accordance with the provisions of this section, he may, for reasons to be recorded in writing, permit such class of taxable person to maintain accounts in such manner as may be prescribed। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, कबाड़ी का काम है उसका, कबाड़ी हो, तो ये जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं ना, इनके जो गोडाउन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैदान टाइप, और ये सिर्फ चीज़ों को क्या करते हैं, डंप करते हैं। अब जब ये डंप करता है तो ये इनकी कैटेगराइजेशन कैसा होता है कि ये प्लास्टिक का सारा माल इधर, लोहे का सारा माल इधर, ऐसे रद्दी, कागज़ की रद्दी इधर, ऐसे करके ये सॉर्टिंग करते हैं। और कबाड़े की वैल्यू सॉर्टिंग से ही होती है। जो आपके लिए कबाड़ा है, अब वो क्या करेगा, सारी चीज़ों को सॉर्ट, जितना जिस लेवल पर सॉर्ट करेगा ना, जैसे कागज़ है तो कागज भी वो अलग अलग लेवल पे सॉर्ट करेगा, अखबार अलग, किताबों के पेपर अलग, आपके जो प्लास्टिक कोटेड पेपर है मोटे वाले वो अलग। तो जितनी ज्यादा लेवल ऑफ सॉर्टिंग होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल, ये सारी चीजें एक साथ पड़ी है तो 10 रुपए किलो है, अखबार अलग कर दिया तो 15 रुपए किलो है, किताब के पेपर अलग कर दिए तो 20 रुपए किलो है, प्लास्टिक कोटेड अलग कर दिए तो 25 रुपए किलो है, नहीं तो सारा माल तो कितना है, 10 रुपए किलो है। ठीक है। तो अब सर वो यूनिट वाइज तो मेजरमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो पहाड़ बना रखे हैं, एक एक चीजों के टीले बना रखे हैं, उसके पास तो जेसीबी है, लाला के क्या करता है, डंप करता है, तो फिर क्या करें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप यूनिट वाइज मत बनाओ, केजी वाइज बता दो। आप ये बता दो कि भाई प्लास्टिक का कितना है, लोहे का कितना है, पेपर का कितना है, ये 3 कैटेगराइजेशन आप कर लो बस। ठीक है। वो भी टू बी रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग। 4 पढ़े अभी तक अपन ने। पहला कौन सा पढ़ा, रजिस्टर्ड पर्सन, पीपीओबी, एपीओबी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सेकेंड क्या पढ़ा, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टर, या ये कहेंगे वेयर हाउसर या ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउसर और ट्रांसपोर्टर। थर्ड, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बाय कमिश्नर, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ, नो नीड फॉर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बाय कमिश्नर। ठीक है। Fifth, subject to the provision of clause H of subsection 5 or section 17, section 17 apportionment and block trade, subsection 5 block trade। H वाला मेरे हिसाब से बिल्डिंग प्रमोटर वाला है, लैंड एंड बिल्डिंग वाला है, तो वैसे तो इसमें इतना मतलब नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है सब्जेक्ट टू, उसको छोड़ के। ठीक है। बाकी सब, whether registered person fails to account for the goods and services both in accordance with the provision of the subsection 1, proper officer shall, मतलब मैं पहले बता दूं क्या लिखा हुआ है कि अगर आप 1 से लेकर 4 की पालना नहीं कर पाए तो प्रॉपर ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा अंडर सेक्शन 73 या 74, है ना। Fails to account for the goods or services of both in accordance with the provision of subsection 1, the proper officer shall determine the amount tax payable. Proper officer shall determine.
on that goods which are not accounted for as such goods or services both have been supplied by such person। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मीन्स आपके गोडाउन में रेट पड़ी तो लगभग आप सारी चीजें मेंटेन कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी उसको एक लॉट ऐसा मिल गया जिसके अकाउंट्स आप फर्निश नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो कि इसके बिल सेल्स कहाँ है, इसके बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हो कि ये स्टॉक किसका है, कहाँ से आया। तो वो माल आपके पास पड़ा है, फिर भी वो क्या मान लेगा, आपने इसको बेच दिया और उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो आपसे लेगा विद पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। समझ में आया कि नहीं? बहुत हार्श रूल है। वो तो कह रहा है कि जो चीज आपके पास पाई जाएगी ना वो भी क्या मान ली जाएगी कि आपने उसको बेच दी, तभी तो टैक्स लेगा, नहीं तो फिर टैक्स कैसे लेगा? मेरे से किस बात का टैक्स लेगा? मैंने तो अभी खरीदी है ना, बेची थोड़ी है, टैक्स की लायबिलिटी तो बेचने पर ही आएगी, पर वो तो मान लेगा कि आपने क्या कर दिया, उसको सप्लाई कर दिया है और फिर टैक्स और पेनल्टी दोनों लेगा आपसे। ठीक नहीं, वो मार्केट प्राइस पे लेगा। ठीक है, क्वेश्चन सुना इसका? सर कॉस्ट प्राइस पे लेगा, सेल प्राइस पे लेगा, मार्केट प्राइस पे लेगा? Mutatis mutandis as it is the determination of such tax, मतलब 73 74 कैसे अप्लाई होंगे? as it is, जैसे सब जगह लगते हैं वैसे। ठीक, नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? इनपुट आपके पास इनवॉइस ही नहीं है, इनपुट कैसे मिल जाएगा? एज पर सेक्शन 16 आपके पास इनवॉइस तो होना चाहिए ना। सेल माने, अरे यार तेरे पास गुड्स है, हम तो यही मानेंगे तू नहीं बनाया, आपका कारीगर है, तू ही नहीं लगेगा ना, फिर क्यों लगेगा? किसको? ई इनवॉइस बनाया तो अरे उसकी बात ही नहीं है बेटा, ये ई इनवॉइस का क्वेश्चन क्यों कह रहा है कि अपने पास नहीं होगा, यूं इलेक्ट्रॉनिकली शेयर करके रखना पड़ेगा ना अपन को भी, अगर फिजिकली नहीं रख रहे तो अरे यार समझो, अब देखो वन बाय वन सुन लो सबके डाउट्स। एक कह रहा है कि इनवॉइस तो वो वहीं से देख लेगा, मैं कह रहा हूँ हमारा अभी टॉपिक चल रहा है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, तो जो माल आप सेल कर चुके हो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए ना, तो वो ई इनवॉइस होने चाहिए आपके पास। ठीक है, नहीं हमारे पास तो नहीं, तुम देख लो ना वेबसाइट से ही तो बनाया हमने। हाँ, तुम्हारे पास भी रिकॉर्ड्स होना चाहिए कि हम थोड़ी छांटते बैठेंगे, तेरे नौकर थोड़ी है बैठ के ये माल तो नहीं यहाँ बेचा है, तू बताएगा हमको कि ये वाला जो माल इस डेट को आया था कहाँ गया, तो तू बताएगा कि ये इसको दिया ये इनवॉइस, भले इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आप रखो। अगला कह रहा है भाई बोल वापस से, इनवॉइस ही इशू नहीं हुआ हो तो बेटा बात चल रही है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की, तो आपके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि ये माल मैंने इसको बेच दिया है, इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, ये माल अभी उसका है, अभी आया नहीं है, इनवॉइस इन ट्रांजिट है, आपके पास जस्टिफाइबल आंसर होना चाहिए। वैसे आप हर चीज में फंसोगे, अगर माल आपके पास है तो ऑब्वियसली इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, माल आपके पास नहीं है तो इनवॉइस तो इशू हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होती है? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। तो फिर आप कैसे जवाब देना चाहते हो? क्लियर? और कोई डाउट? सर उसके आगे वो उस गुड्स को सेल करेगा तो उसको जिसको भी बेचेगा उसको भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है? नहीं, एक बार चालान कट गया तो फिर घूमो 3 बिटा गया, उस वाले गुड्स के रिस्पेक्ट में वो आईटीसी क्लेम कर सकता नहीं कर सकता, आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता और टैक्स पेनल्टी भी देना पड़ेगा। और कुछ? बस ठीक, ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं डायरेक्टली लेटर से कैपिटल पे। ये सारी बातें वही लिखी हुई जो अभी हमने बोली। बाद में जब बेचेगा तब भी लेंगे उससे? नहीं लेंगे ना, बाद में बेचेगा तो क्यों लेंगे? बेचेगा तब नहीं लेंगे। ओके सर, किस चीज को मेंटेन करना है और कहाँ मेंटेन करना है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी मेंटेन करना है और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी रेस्पेक्टिव गुड्स के डिटेल्स मेंटेन करने हैं। सर आप कह रहे हो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स? कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से डिटेल्स मेंशन होने चाहिए? तो पहला, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स,
अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो अभी डिटेल में और पढ़ेंगे अपन कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपने कौन से रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करके कितना फिनिश गुड्स जनरेट किया है ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। उस फिनिश गुड्स के साथ साथ आपका कितना स्क्रैप जनरेट हुआ है ये भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हम जब पाइप की मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो तब हम ये चीज़ रिकॉर्ड करते थे हमारे इंटरनल कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से कि आपने कितना किलो रॉ मटेरियल यूज़ किया। उस मान लेते हैं 500 केजी हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया तो फिनिश गुड्स भी 500 केजी ही आना चाहिए, बीच में खो तो नहीं जाएगा। और 500 केजी नहीं है सर, 480 केजी है तो 20 केजी का स्क्रैप आना चाहिए, बीच में मशीन में तो 20 किलो रह नहीं जाएगा, है कि नहीं। प्लस अब सिर्फ मेन रॉ मटेरियल नहीं होता है, मेन रॉ मटेरियल के साथ कुछ और पाउडर्स भी डलते हैं, कुछ उनके कोटिंग का भी मसाला होता है। तो हम ये कह सकते हैं 500 केजी के साथ दूसरे छोटे मोटे मटेरियल्स 100 केजी और निकला तो आपका जो फिनिश गुड्स है वो 600 केजी का होना चाहिए इंक्लूडिंग स्क्रैप। तो ये रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ आप ये मेंटेन कर लो कि भाई मेरे पास 600 केजी का फिनिश गुड्स इस दिन मैन्युफैक्चर हुआ, वो कौन कौन से रॉ मटेरियल को यूज करके मैन्युफैक्चर हुआ, ये दोनों का इनपुट आउटपुट की मैचिंग कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हाँ, वेट और यूनिट दोनों, अगर वेट में मेजरेबल है तो वेट और नहीं यूनिट्स में मेजरेबल है तो यूनिट्स। हाँ, प्रोडक्ट में इवेपोरेशन और लॉस होता है तो इवेपोरेशन अगर हो रहा है तो उसका एक परसेंटेज क्राइटेरिया होगा आपकी इंडस्ट्री में और सारे मैन्युफैक्चरर अपना डेली का प्रोडक्शन रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये सिर्फ जीएसटी पर्पज से ही नहीं होता है क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर कुर्सी लगा के मैन्युफैक्चर देखता नहीं रहता है, उसके मनमान काम होते हैं, वर्कशॉप में और चल रहा होता है। तो उनका मैन्युफैक्चर रिपोर्ट रोज की रोज निकलती है कि डेली रिपोर्ट कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ और कितना मेरा फिनिश गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, इसकी रिपोर्ट आपके पास होती है, वो मेंटेन करके चलनी है आपको। हाँ, कॉस्ट अकाउंट्स इसी चीज का तो होता है बेटा, वही तो दिखाना है। आप मेरी बात समझो, ये लोग सुनो मेरी बात सुनो, ये लोग आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे ये डिटेल चाहिए, ये नहीं कह रहे कि ये डिटेल लाल किताब में होनी चाहिए, ये डिटेल टैली वाले सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, ये डिटेल ओरेकल वाले सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, ये नहीं कह रहे। मेरे पास ये डिटेल होनी चाहिए। आप ये डिटेल कैसे भी करो। अभी जो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं से भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसी का फिनिश गुड्स बनाते हैं और बेच देते हैं। तो भाई उनके पास वेट से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं, कितने किलो माल खरीदा, कितने किलो माल बना, यही नहीं सर, हम तो रिकॉर्ड मेंटेन करते ही नहीं। नाउ यू आर लायबल कि जीएसटी में आप लायबल हो कि आप क्वांटिटी वाइज डिटेल रखो रॉ मटेरियल की, क्वांटिटी वाइज डिटेल रखो फिनिश गुड्स की जो प्रोड्यूस हुआ, कितना रॉ मटेरियल आया, कितना वर्किंग प्रोग्रेस में है, कितना फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, आज कितना बैलेंस है, रॉ मटेरियल का कितना बैलेंस है और फिनिश गुड्स का कितना बैलेंस है। मतलब प्रॉपर स्टॉक इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर आप उसमें पढ़ के आए ना, अरे यार आप फाउंडेशन में पढ़ के आए ना यार, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में। हाँ, सबको मैंने नहीं पढ़ाया था। मीन्स रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, ये प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, मतलब बिल्स होने चाहिए एज पर सेक्शन 16 में। स्टॉक ऑफ गुड्स कितना भी आपके पास पड़ा हुआ है, आईटीसी अवेल, किस किस पे आप आईटीसी अवेल कर चुके हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बार बार क्रेडिट हुआ, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई थी, अभी ऊपर सेक्शन नंबर 1 में भी लिखी हुई थी, ठीक है, एज पर रूल्स। तो वहाँ जो प्रिस्क्राइब लिखा हुआ था वो प्रिस्क्रिप्शन ये रहा कि और क्या क्या चीज होने चाहिए। ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया हो वो भी। रिवर्स चार्ज सप्लाईज अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, कि जो सप्लाई आप आरसीएम में बेचते हो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते सर इस पे तो आरसीएम है, रिसिपिएंट भरेगा, मुझे क्या मालूम, मैं इसका हिसाब नहीं रखता, नहीं, वो भी होना चाहिए। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ, किसका, सप्लायर का भी और रिसिपिएंट का भी, ठीक है। देन सेपरेट अकाउंट्स ऑफ एडवांसेस, किस किस से आपको पैसे एडवांस में आ चुके हैं वो भी। देन एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर
स्टोर, कहाँ कहाँ आपने अपने अपने गुड्स स्टोर कर रखे हैं उन सारे एड्रेस एंड प्रीमाइसेस, मतलब अगर आप वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हो तो उस वेयर हाउसिंग का भी आपके पास एड्रेस होना चाहिए और वहाँ पे आपका कितना माल स्टोर है वो भी आपके पास डिटेल होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब आप बता दो मुझे कौन कौन सी चीजें आपको टैली में मिल जाएगी। पहला आरसीएम टैली में मिल जाएगी आपको, क्योंकि आप सेल कर रहे हो, सेल की डिटेल टैली में मिल जाएगी, उसका अपन ने सेपरेट अकाउंट बनाया होगा आरसीएम सप्लाई में। ठीक है। गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैली में मिल जाएंगे आपको, एडवांसेस टैली में मिल जाएंगे आपको, ये नहीं मिलेगा, ये आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है। नाउ नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर टैली में मिल जाएगा, क्योंकि जब हम टैली से बिलिंग करते हैं तो नेम और एड्रेस दोनों चीजें लिखते हैं हम उसमें। ठीक है। Records which are to be maintained only by supplier other than a supplier opting for composition limit। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कंपोजिशन के अलावा बाकी सबको। इट मींस इन अदर वे अराउंड, कंपोजिशन को ये दोनों चीज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे याद रखेंगे अपन कि कंपोजिशन वाले को, क्योंकि ऊपर तो उसने सारी चीजें दे ही दी ना, ये ऊपर के ही कुछ एक्सपेक्शन है कि जो किसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कंपोजिशन वाले को मेंटेन करने की जरूरत नहीं। तो पहला अकाउंट्स ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब कंपोजिशन को वो स्टॉक जो आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो ना वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। रिसीव्ड एंड सप्लाइड इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, रिसीव्ड सप्लाइड गुड्स सोल्ड डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ गिफ्टेड प्री सैंपल स्टॉक बैलेंस। तो यहां से यहां तक पता है ये कौन सी चीज थी? ये था आपका स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, है ना। सिंपल हम यूं कहेंगे इन्वेंट्री। कंपोजिशन वाला मेंटेन नहीं करेगा, वहां मेंटेन करेगा, रेगुलर वाला करेगा। कहां से आया, कहां पे गया, कितना उसमें आप भर ले गए ड्राइंग्स, कितना दान में दे दिया चैरिटी, कितना आपने सैंपल में बांट दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कितना चोरी हो गया, कितना आग लग गया, कितना आपके पास बैलेंस पड़ा है, सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। देन अकाउंट ऑफ डिटेल्स ऑफ टैक्स payable, collected, paid, ITC claim together with the register of tax invoice, credit note, debit note, delivery challan issued, received during any tax period। तो यार ये कौन से रिकॉर्ड्स है सर? ये जब आप इनवॉइस इशू करते हो तो बिल बुक आपके पास रहती है ना, जब आप खरीदते हो तो इनवॉइसेस की फाइल आप बनाते हो ना, डिलीवरी चालान इशू करते हो तो डिलीवरी चालान की भी बुक आपके पास रहती है। ऐसे सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स जिसको अपन बोलते हैं, वो सारी चीजें आपको मेंटेन करने की जरूरत है। क्लियर? कंपोजिशन नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। अबे 2:30 बजने में 10 मिनट बाकी है, नहीं एक्स्ट्रा चीजों के लिए मेन चीज का ही लॉस कर दो, पागल है क्या तुम? अबे पास हो जाओ, उसके बाद आर्टिकलशिप में तुमसे ही मजदूरी कराई जाएगी, इतना कोई वो मत रखो, सीखना है सीखना है। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय एजेंट। अब आप सिर्फ एजेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा। अगर मैं एजेंट हूँ और मेरे ये 1 2 3 प्रिंसिपल है, ये मुझे गुड्स भेजते हैं, मैं परचेज नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे गुड्स भेजते हैं, मैं इनके बिहाफ पे सेल कर देता हूँ, जो पैसे लेता हूँ उसका हिसाब मैं इनको बना के दे देता हूँ। कंसाइनमेंट वाला चैप्टर आपके फाउंडेशन में, आपके उसमें से हट गया ना? हाँ, आपके लोगों में अभी हटा, तुम्हारे में भी हट गया था। तो यार ये कितने मुसलमान है यार, फाउंडेशन में भी चीजें हट गई, इधर भी चीजें हट गई। हाँ तो लल्लू होती है यार, होता ही यार। हाँ अच्छा, हाँ ऐसा तो नहीं है। अभी जाके देखना कितना फाउंडेशन का सिलेबस है, ये रिडेम्पशन वगैरह तुम पढ़ के आए हो क्या? ठीक है चलो, कोई बात नहीं है, तेरी अच्छा नहीं है। अब कंसाइनमेंट पढ़ के आए हो आप लोग? मेरा तो काम ही हो गया। कंसाइनमेंट में आपके प्रिंसिपल से जो आपको गुड्स रिसीव हुए वो भी पता होने चाहिए, कौन सा गुड्स किस प्रिंसिपल का है ये भी पता होना चाहिए, कितना आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है ये भी पता होना चाहिए, आपने किसको सप्लाई किया ये भी पता होना चाहिए। फिर आपने उसको जो अकाउंट्स बना के भेजे, क्या बोलते थे उसको? नहीं, अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स जो कच्चा हिसाब आप बना के अपने प्रिंसिपल को भेजते हो, कंसाइनर को भेजते हो, वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। पहला, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए।
मतलब हम आपके पास आए और आप हमारी पिक्चर बना रहे हो, क्या कह रहे हो सर ये गुड्स हमारे नहीं ये तो उसके हैं ना। पहले तो ऑथराइजेशन लेटर बता कि उसने तेरे को एजेंट बना रखा है, उसका एक ऑथराइजेशन होना चाहिए। ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव सप्लाई गुड्स रिसीव्स सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ हिज on behalf of on his behalf. Particulars of goods and services received supplied on behalf of every principal. Received B, supplied B. Details of accounts furnished to every principal. Account sales जो आपने हर principal को furnish किया है. Tax paid on receipt supply of goods services effected on behalf of every principal. जो receive किया और जो pay किया उसके behalf पे जो tax आपने pay किया वो भी. ये सारी details होनी चाहिए. तो नई चीज सिर्फ यही निकली कि ऑथराइजेशन लेटर भी आपके पास होना चाहिए, बाकी सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। सर मैन्युफैक्चरर को क्या क्या होना चाहिए, तो ये मैं समझा चुका हूँ आप लोग। प्रोडक्शन रिपोर्ट होनी चाहिए, कौन से रॉ मटेरियल को यूज करके आपने कौन सा फिनिश गुड्स बनाया है वो आपके पास मेनली होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स, मंथली बेसिस पे आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जो क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंशन करे, किसकी, कि जो रॉ मटेरियल्स आपने यूज किया है और जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किया है इंक्लूडिंग वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट। सिंपल इनपुट आउटपुट की रिपोर्ट होनी चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया और उससे कितना आपका बना है, ठीक है। देन सर्विस प्रोवाइडर, अब सर्विस प्रोवाइडर क्या मेंटेन करके रखेगा, जैसे मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मैं क्या अकाउंट्स मेंटेन कर रखूँगा, जितने भी गुड्स मैं यूज कर रहा हूँ वो, जितनी भी सर्विसेज मैं अवेल कर रहा हूँ वो, और जितनी भी सर्विस में सप्लाई कर रहा हूँ वो। क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब मैं आपको नोट्स देता हूँ, मैं आपको यूनिफॉर्म देता हूँ, मैं जो स्टेशनरी यूज कर रहा हूँ वो। डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज एंड सर्विसेज सप्लाइड, इन जो आपने सर्विसेज अवेल करी वो भी और जो प्रोवाइड करी वो भी। तो सर बचा ही क्या, गुड्स का भी पूछ लिया, सर्विसेज का भी पूछ लिया, कोई थ्योरी नहीं है, कॉमन सेंस है यार। टाइम पे छोड़ूंगा, बार बार कहोगे जितनी टाइम तुम वेस्ट करोगे उतना एक्सटीड कर दूंगा। बोल एजेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो सर वो किसका, भले ही रजिस्टर्ड ना हो, वो देगा कौन, जीएसटी, तो सर वो पकड़ेंगे ना बिना इनवॉइस के। बेटा एजेंट रजिस्टर्ड है तो भी सप्लाई तो सप्लाई मानी जाएगी, तो सर सप्लायर को देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा। मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई किए तो प्रिंसिपल के लिए आउटवर्ड, इसके लिए इनवर्ड, इसका तेरा आउटपुट और इसका इनपुट, फिर ये आगे सेल करेगा इसका आउटपुट, इसका इनपुट आउटपुट एडजस्ट हो जाएगा। तो उसने बीच में पकड़ लिया तो इनवॉइस नहीं थी, तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं थी, तो सर उसमें किसको लेंगे सर, जीएसटी ऑफिस वाले, किसको लेंगे, मतलब एजेंट से सारा पैसा लेंगे या फिर सप्लायर, जिसका माल है, जो माल बेच रहा है उसको, प्रिंसिपल को। देखो मेरी बात समझो कि रास्ते में गाड़ी पकड़ी तो सर किसको पकड़ेंगे वो लोग, बायर को पकड़ेंगे कि सेलर को पकड़ेंगे? मैं तो ये कहूंगा वो तो माल पकड़ लेंगे, जिसका वो छुड़वाने आ जाओ, ठीक है। अगर उसने पेमेंट कर दिया है तो तुम जानो, तुम्हारा काम है, ठीक है, और नहीं किया है तो फिर हाँ, लेकिन पेनल्टी किसकी बनाएंगे, जिसने पकड़ाया उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो आ रहा है वो, ठीक है। मतलब वो तो प्रिंसिपल एजेंट है कि नहीं है, यूं। अब यार ये है सेपरेट रिकॉर्ड्स फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट समझते हो आप लोग, ठेकेदारी जिसको अपन बोलते हैं। तो अब अगर मैं ठेकेदार हूँ और आप लोगों ने मुझे अपना घर बनाने का ठेका दे दिया, विद मटेरियल दिया और विदाउट मटेरियल दिया, दोनों ही केस में मान लेते हैं विद मटेरियल दिया, आपने कहा कि सर सीमेंट, ब्रिक, सरिया ये हम प्रोवाइड कर देंगे, रेती और बाकी के मटेरियल आपके। तो अब मुझे कौन सा अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे कि जो मेरी साइट चल रही है वहां पे जो भी माल पड़ा हुआ है वो कहाँ से आया, जब वो आया और फिर जब वो कंज्यूम हुआ तो कहाँ पे कंज्यूम हुआ, जो पड़ा हुआ है उसकी डिटेल होनी चाहिए। मुझे जो मेरा वो है कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डी है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है
उसने मुझे कौन कौन से गुड्स दिए हैं, वो मेरे पास कब कब आए, कहाँ कहाँ पड़े हैं और कहाँ कहाँ कंज्यूम हुआ, मैंने उससे कितना पैसा ले लिया, कितना पैसा लेना बाकी है, ठीक है। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑन whose behalf the work contract is executed, मतलब किसका ठेका चल रहा है भाई, मालिक कौन है। सप्लायर फ्रॉम whom goods and services are received, कहाँ से आप माल रिसीव कर रहे हो। जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो जिसकी बिल्डिंग बन रही है वो सीमेंट का व्यापारी थोड़ी है, तो वो तो किसी सीमेंट के व्यापारी को कहेगा कि मेरी वहाँ बिल्डिंग बन रही है, आप सीमेंट वहाँ पहुँचा देना, तो मैं हूँ ठेकेदार। तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास दोनों चीज़ होनी चाहिए, एक ठेका किसका चल रहा है, बिल्डिंग किसकी है, दूसरा सीमेंट कौन से दुकानदार से आए, ये सारी चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। सेपरेट रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट क्या क्या होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट, हर ठेके पे कितना मेरे को पैसा मिल गया वो, डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड फॉर एंड यूटिलाइज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने रिसीव किया वो, उसमें से जो यूटिलाइज कर लिया वो, सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यार सिंपल, कहीं पे भी वो चल जाए, उनको साले को धूल भी मिल गई, कहाँ से आई है, जवाब दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, कहाँ है। Accounts to be maintained by owner or operator of godown, warehouse, transporter, provider, किसका माल था, कितने दिन आपके पास रहा, ये जो माल पड़ा है ये किसका है, और वो जो माल आया था वो कहाँ पे गया। मीन्स जब जीएसटी वाले आए तो आपको सिर्फ ये जवाब नहीं देना है कि मेरे पास जो माल पड़ा है वो किसका है, आहा, वो आपसे पूरा मांगेंगे कि पूरे टाइम पीरियड में किस किस का माल आया और फिर वो माल कहाँ कहाँ गया, आना और जाना वो भी, और जो बैलेंस आपके पास है वो भी, ठीक है। Records to be maintained by owner operator of godown or warehouse and the transporter, whether registered or not, हम registered हो कि नहीं हो। Records of consignor, किसने माल दिया था आपको, कंसाइनी, कहाँ आपने पहुँचाया। Other relevant details of goods, कौन कौन सा माल था, in such manner as may be prescribed, ठीक है। ये रहा as may be prescribed। 1 मिनट बाकी है, ये पढ़ा दूं फिर, पढ़ाई लेने में खत्म तो हो गया यार। चलो चलो मेरी बात सुनो, ये नहीं पढ़ते अपन, ये जो टॉपिक स्टार्ट कर दिया ये, ओके, तुम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट किया मेरा। ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर क्या क्या रिकॉर्ड करेगा, गुड्स ट्रांसपोर्टेड डिलीवर्ड, कहाँ कहाँ उसने डिलीवर कर दिए, गुड्स स्टोर्ड इन द ट्रांजिट बाय हिम, अगर कोई गुड्स उसके पास आए हैं डिलीवर करने के लिए तो जो अभी पड़े हैं कहाँ पे कितने पड़े हैं, जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड कंसाइनर कंसाइनी, अगर जो कंसाइनर था वो रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर, जहाँ भेजा है वो रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर, फॉर ईच ऑफ हिज ब्रांचेस, हर ब्रांचेस के लिए जो जहाँ जहाँ से माल आ रहा है, जहाँ जहाँ माल जा रहा है, सब के डिटेल्स उसके पास होने चाहिए। सर ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयरहाउस, तो उसके पास क्या होना चाहिए, फॉर द पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन इन द वेयरहाउस, कितने टाइम वो गुड्स आपके पास रहे, इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट, रिसीप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स, कि कब आए थे, कहाँ से आए थे, कितने टाइम आपके पास पड़े रहे, फिर आपने उसको कहाँ पे डिलीवर कर दिए। डन, कंप्लीट, बाय टाटा, सी यू। नहीं